Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. So students, last time हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और क्लासेस ऑफ टॉक्सिकेंट के बारे में। और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पहली क्लास को डिस्क्राइब किया था मेटल्स के बारे में कि मेटल किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर होती है और कौन कौन सी टॉक्सिसिटी ये क्रिएट करती है। आज हम नेक्स्ट अगली क्लास के बारे में बात करेंगे अबाउट एग्रीकल्चर मटेरियल सिंपली, जिसको पेस्टिसाइड भी कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर मटेरियल और पेस्टिसाइड को बेसिकली कई सेंचुरी से है जो है वो यूटिलाइज इसको किया जाता रहा है। स्पेशली अगर हिस्ट्री की बात करें तो चाइनीज जो है वो आर्सेनिक, जो कि एक पॉइजनस और हैवी मेटल है, इसको यूटिलाइज करते थे इंसेक्ट को किल करने के लिए। इसी तरीके से जो रोमन्स थे ये कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते थे वीड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता था इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एटीन्स के अंदर आके पायरेथ्रिन कंपाउंड के जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट को किल करने के लिए। जो पायरेथ्रिन है बेसिकली ये क्रिस्थीमम एक प्लांट है, इस प्लांट से ये कंपाउंड जो है वो ड्राइव होता है। अब जो क्रिस्थेनियम प्लांट है इसके मुख्तलिफ फैलम है, ये प्राइक्सम प्लांट की सूरत में भी पाया जाता है और कैनेरियोफोलियम प्लांट की सूरत में भी पाया जाता है। तो इन दोनों प्लांट से ये पायरेथ्रिन कंपाउंड को जो है वो ड्राइव किया जाता है, नेचुरली इसके अंदर ये पाया जाता है और इसको एटीन्स के अंदर और इवन अब प्रेजेंट एरा के अंदर भी पायरेथ्रिन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड के तौर पर। उसके बाद 1895 के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड रोटिनॉन को डिस्कवर किया गया और इसको काफ़ी देर तक इंसेक्ट कंट्रोल के लिए यूटिलाइज किया जाता रहा। उसके बाद एटीन्स के अंदर एक और कंपाउंड पेरिस ग्रीन के नाम से जो है वो डिस्कवर हुआ। असल में ये मिक्सर था पेरिस ग्रीन, जिसमें कॉपर और आर्सेनिक साल्ट, इन दोनों के मिक्सचर को इस्तेमाल किया जाता था एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर। इंसेक्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ग्रीन पेरिस को। इसी तरीके से फंजाई को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता था। बॉर्डेक्स मिक्सचर इज नथिंग एल्स बट इज द मिक्सचर ऑफ लाइम एंड कॉपर सल्फेट। तो लाइम एंड कॉपर सल्फेट, जिसके मिक्सचर को बॉर्डेक्स मिक्सचर भी कहते हैं, इसको फंगीसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इन 80s। उसके बाद जब एरा आया 1940s का तो मुख्तलिफ नए कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, जैसे कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं और एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर इनको यूटिलाइज किया जाता है। जैसे डीडीटी एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से फेनॉक्सी एस्टिक एसिड, जिसको हर्बिसाइड के तौर पर यूटिलाइज किया जाता रहा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कंपाउंड जैसे कि रेड क्विल वगैरह, जो कि एक रेड क्विल बल्ब्स एक प्लांट है, इसके बल्ब से जो है वो इसको निकाला जाता रहा, इसको यूटिलाइज किया जाता रहा। इसी तरीके से आर्जीनिया को इस्तेमाल किया जाता रहा है, मेरिटीमिया को इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बेसिकली एज अ रोडेंटिसाइड के तौर पर यूटिलाइज होते थे। रोडेंट्स जो छोटे मैमल्स होते हैं जैसे कि रैट वगैरह, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, इनसे फसलों को प्रिवेंट करने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता रहा। इसी तरीके से ट्राइजिन हर्बिसाइड्स वगैरह जैसे कि एस्ट्रीन, इनका इस्तेमाल किया जाता रहा इन 1950s के अंदर, और वर्ल्ड वाइड इसको एज अ हर्बिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। और बाद में क्या हुआ कि जैसे हम पहले पहले बात की कि जो पायरेथ्रिन्स है ये क्रिस्थीमम प्लांट से जो है वो निकाले जाते हैं और इनको एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन बाद में लैब के अंदर इसको एज अ सिंथेटिक कंपाउंड के तौर पर भी जो है वो उसको प्रोड्यूस किया जाने लगा और इसको एक बड़े पैमाने के ऊपर एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। और इसका मेन एडवांटेज भी ये है कि इसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है ये लो टॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट करता है और इसका लो एप्लीकेशन रेट जो है वो भी पाया जाता है। ये सॉइल के अंदर जो है वो कम टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है और फूड चैन के अंदर भी कम ये इन्वॉल्व होता है।
अगर हम पेस्टिसाइड की बात करूँ तो पेस्टिसाइड जो है वो एक बड़े इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट के तौर पर जो है वो सामने आए हैं। मेन वजह ये क्योंकि इसको मुख्तलिफ किस्म की लाइफ फार्म को किल करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। नो डाउट के इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक टारगेट होते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ ये डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इसमें रियलिटी बहुत कम है और इनका जो सिलेक्टिव एक्शन होता है वो तकरीबन कम होता है। और ये इंसानों के लिए भी डेफिनेटली जो है वो नुकसानदायक होते हैं। जब से ये फूड चेन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो इससे बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इरेडिकेट होते हैं और इन्वायरमेंटल क्वालिटी को भी जो है ये ख़राब करते हैं। और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो किया जाता रहा वेक्टर बोर्न डिजीज़ जैसे कि मलेरिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए भी WHO ने इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव को इन्हांस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। अर्बन पेस्ट को ख़त्म करने के लिए इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो माहौलियाती खदशात भी इसके साथ मुंसलिक हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन होने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स। तो पेस्टिसाइड को हम किस तरीके से या एग्रीकल्चर केमिकल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब मौजूदा जो इरा है इसके अंदर एग्रीकल्चर केमिकल्स जो है इनको एज अ पेस्टिसाइड के तौर पर जाना जाता है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इकोनॉमिक पॉइजन्स रेगुलेटेड बाय फेडरल एंड स्टेट लॉ, यानी ये इकोनॉमिकल पॉइजन्स हैं जिनको फेडरल और स्टेट लॉज के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो पेस्ट हैं इनको रिपेल या इनको किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वो तमाम के तमाम कमर्शियल पॉइजन्स जिनको फेडरल या जो स्टेट लॉज हैं वो परमिशन देते हैं कि इनको यूटिलाइज करें मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट को किल और रिपेल करने के लिए, उसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहला मेंबर हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स, यानी वो इंसेक्टिसाइड जो क्लोरीन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं और ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो क्लोरीनेटेड जो हाइड्रोकार्बन है ये इंसेक्टिसाइड होते हैं और इनकी जो डिस्कवरी है ये 1940 और 1950s के अंदर हुई। और इसका बहुत ही मशहूर जो कंपाउंड है DDT, इसको एज ए इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरीके से मेथॉक्सिक्लोर, क्लोरोडेन और हेप्टोक्लोरेन, एल्ड्रीन, डाई एल्ड्रीन, एंड्रीन, टॉक्सोफेनॉन और मैरिक्स एंड लिंडेन वगैरह ये सारे के सारे ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड हैं। और इनको इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो है वो 1940 से लेकर 1950 के अंदर जो है वो यूटिलाइज किया जाता रहा है। अगर इनकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली ये न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो क्रिएट करते हैं, जाके नर्वस सिस्टम को जो है वो डैमेज करते हैं। स्पेशली ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ब्रेन के अंदर जो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन है ये इसको क्या कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, नर्व इम्पल्स को ये जारी नहीं होने देते। और इसी तरीके से जो DDT है इसको 1874 के अंदर एज अ इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी के तौर पर जो है वो डिस्कवर किया गया। और स्पेशली 1939 के अंदर आके डॉक्टर पॉल म्यूलर ने इसके ऊपर बहुत काम किया। ये एक सीरीज केमिस्ट थे और इन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस को डिस्क्राइब किया कि ये एज अ इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूटिलाइज हो सकता है। और इसी डिस्कवरी के ऊपर जो डॉक्टर पॉल म्यूलर थे इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। बाद में World War II के बाद DDT को पूरी दुनिया के अंदर वेक्टर बोर्न डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता रहा है। स्पेशली मलेरिया के अंदर इसका रोल रहा है, टाइफस के अंदर इसका रोल रहा है और US ट्रॉप्स भी जो है वो इसको यूटिलाइज करते रहे हैं। अब इसको एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ और मुख्तलिफ किस्म के होल्ड हॉर्स प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है एज आ इंसेक्टिसाइड के तौर पर। इसके अलावा जो DDT है ये ऑर्गेनो क्लोरीन ड्राइव्ड कंपाउंड है जैसे कि हमने पहले बात की। और 1940 से लेकर 1960 के दौरान इसको एग्रीकल्चर के अलावा इसको मस्कीटो कंट्रोल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मलेरिया के कंट्रोल के लिए भी बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज किया है। इसी तरीके से अगर बात करें तो साइक्लोडाइन एक और हमारे पास इंसेक्टिसाइड आ जाता है जो कि ऑर्गेनो क्लोरीन डेरिवेटिव्स है। जो क्लोरोडेन है इसको बेसिकली एज अ टर्मीसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की जो टर्माइट होती हैं इनको किल करने के लिए इसका इस्तेमाल
किया जाता रहा है, लेकिन 1980s के अंदर आके इसको मार्केट से जो है वो रिमूव कर दिया गया। इसकी मेन वजह ये थी कि हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, और दूसरा कि और इसकी मेन वजह ये थी कि ये ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो क्रिएट करता था, तो इस वजह से मार्केट से इसको निकाल दिया गया, इरेडिकेट कर दिया गया, इसका इस्तेमाल जो है वो बंद हो गया। दूसरी हमारे पास क्लास है जी ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड, बेसिकली ओपीएस, जिसको ऑर्गेनोफॉस्फोरिक इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। ये बेसिकली फास्फोरिक एसिड, इनके ये ईस्टर्स हो सकते हैं, या थायोफॉस्फोरिक एसिड के जो है ये ईस्टर्स हो सकते हैं, और मोस्टली इसको जो है वो पेस्टिसाइड इंसेक्ट कंट्रोल के लिए जो है वो यूटिलाइज किया जाता रहा है। 1930 और 1940 के अंदर ग्रे हेड स्ट्राइडर और इसके जो मुख्तलिफ किस्म के साथी थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, और इसके जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी इसको डिस्कवर किया गया, और इसको वर्ल्ड वार 2 से लेके अब तक जो है एज आ इंसेक्टिसाइडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका एक मशहूर कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट। जो टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, जिसको जर्मनी ने पहली बार 1944 के अंदर मार्केट के अंदर रिकमेंड किया, और इसने आके निकोटीन को जो है वो रिप्लेस किया। निकोटीन को पहले इस्तेमाल किया जाता था एज अ एफिड्स कंट्रोल के तौर पर, और हमें पता है जो एफिड्स होते हैं ये फ्लूइड सकर्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और फ्लोएम जूस के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के प्लांटेशन को ये डैमेज करते हैं। सो निकोटीन को आके इस कंपाउंड ने जो है वो रिप्लेस किया मार्केट के अंदर। और क्योंकि जो निकोटीन है, एक तो इसकी जो है वो मेमेलियन टॉक्सिसिटी के चांस बहुत ज़्यादा थे, दूसरा इसकी जो है वो रैपिड हाइड्रोसिस हो जाती थी वाटर के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से निकोटीन को जो है वो रिप्लेस किया गया टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट ने। लेकिन बाद में जब मज़ीद रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि टेट्रा इथाइल पायरोफॉस्फेट जो है ये खुद हाईली टॉक्सिसिटी है, और ये भी मेम्बर्स के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, और ये भी जब टूटता है तो उसके इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बनते हैं ये भी हेल्थ हज़ार्ड के जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो बाद में इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इंसेक्टिसाइड को भी रिप्लेस कर दिया गया दूसरे नए आने वाले इंसेक्टिसाइड्स में। अगली क्लास है जी हमारे पास कार्बामेट इंसेक्टिसाइड। जो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड होते हैं बेसिकली दीज आर द ईस्टर्स ऑफ एन मिथाइल और डाइमिथाइल कार्बोनिक एसिड। ये जो कंपाउंड है इनके अंदर जो मौजूद अल्कोहलिक और फिनॉल ग्रुप होता है ये टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो इसी फिनॉल और अल्कोहलिक ग्रुप के बिना पर होता है। तो इनको एक बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के तौर पर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के तौर पर यानी कि ये किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट नहीं करता, बल्कि एक वाइड रेंज ऑफ पेस्ट को किल करने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली इसको होम गार्डन्स के अंदर यूटिलाइज किया जाता है एज अ डस्ट के तौर पर। मुख्तलिफ किस्म के जो पेस्टिसाइड हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट है जो गार्डन स्पेशली जो प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं प्लांट के अंदर खूबसूरती के लिए, उनको मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट से बचाने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता रहा है। और दूसरी बात ये कि जो कार्बोमाइल कंपाउंड होते हैं ये ज़्यादा परसिस्टेंट कंपाउंड नहीं होते और रेडली हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो इस वजह से भी इनके जो हेल्थ के खदशात हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से गार्डन्स वगैरह भी इनका काम जो है वो इसकी यूटिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास अगली किस्म बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड। तो नाम से ज़ाहिर बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट से सोर्स से हासिल होते हैं और इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पहले निकोटीन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है, और निकोटीन हमें खुद पता है कि ये भी एक अल्कोलाइड है और प्लांट का डेरिवेटिव है। इसको पहली दफ़ा 1763 के अंदर एज ए इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन बाद में जब पायरेथ्रिन जैसे एक्सट्रैक्ट आए जो कि क्रिस्टमम प्लांट से जो है वो निकाले जाते हैं, तो इन्होंने आके निकोटीन को रिप्लेस कर दिया और इंसानों ने बड़े पैमाने के ऊपर इस पायरेथ्रिन को जो है वो इस्तेमाल किया।
इसके अलावा जो पैराथ्रोइन है ये रैपिडली ब्रेकन डाउन हो जाते हैं और मेलिन टॉक्सिसिटी तकरीबन ना होने के बराबर क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो पैराथ्रोइन होते हैं इनको ब्रेकन डाउन करने के लिए मेमस के लीवर के अंदर स्पेशल माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेजेज एंजाइम होते हैं जो इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लेकिन इसका फिजिकली अगर कांटेक्ट हो स्किन के साथ तो ये डर्माटाइटिस की जो है वो वजह बनता है, जिसमें जो स्किन है वो इन्फ्लेट कर जाती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये जो है तो वहाँ पे ये एलर्जी जो है वो क्रिएट करता है। और इसके अलावा बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं इनके अंदर भी जो जाके है ये मुख्तलिफ किस्म की टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है। इसके अलावा कुछ पैरिथ्रिन्स ऐसे भी हैं जिनको पैरोथोराइड्स कहा जाता है और ये मिमिक्रिक कंपाउंड होते हैं पैरिथिन्स को। तो ताहम इसकी क्या है कि ये इसकी परजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो पैरोथ्रेड्स मिक कंपाउंड है पैरिथ्रिन्स के इनको यूटिलाइज किया जाता है ताकि इनकी जो परजिस्टेंस है वो ज़्यादा देर तक सॉइल के अंदर रह सके। उसके बाद है हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स बेसिकली हमारे पास वो केमिकल्स आ जाते हैं जो हर्ब्स को किल करने के लिए यूटिलाइज हो जाती हैं। सो हर्बिसाइड्स कंट्रोल स्पेशली वीड्स, और ये मोस्ट वाइडली क्लास है पेस्टिसाइड के जिनको एग्रीकल्चर के अंदर यूटिलाइज किया जाता रहा है। तो पहली क्लासेस के पास हमारी क्लोरोफेनॉक्सी हर्बिसाइड जिसको 2,4-D भी कहते हैं। बेसिकली इसका कंप्लीट नाम है 2,4-D और डाई क्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड, और 2,4,5 ट्राई जिसको कहते हैं 2,4,5 ट्राई क्लोरोफेनॉक्सी एस्टिक एसिड। इन दोनों कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है जो ब्रॉड लीफ प्लांट्स होते हैं इनको 1940s के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जो ब्रॉड लीफ्ड वीड्स होते हैं इनको किल करने के लिए। और इसके अलावा अगर ये ओरली बॉडी के अंदर चले भी जाएं तो इतना इसका ज़्यादा खदशा नहीं है क्योंकि इनके अंदर लो टॉक्सिसिटी ये क्रिएट करते हैं। और 2,4-D और 2,4,5-T दोनों को एजेंट ऑरिज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और इसको यूएस मिलिट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती रही है डिफॉल्टिंग के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट। वियतनाम की वार के दौरान इसको डिफॉलेंट एजेंट के तौर पर भी यूटिलाइज किया जाता रहा। मुख्तलिफ किस्म की कंट्रोवर्सी इसके बारे में मौजूद है कि इससे जो है वो जो मिलिट्री के मुख्तलिफ लोग थे इनके अंदर जो मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इससे क्रिएट हुए थे। तो मुख्तलिफ क्लेम्स हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट फंगीसाइड्स। फंगीसाइड बेसिकली वो हमारे पास केमिकल आ जाते हैं जो फंजाई को किल करने के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं, स्पेशली टेट्राक्लोरो आइसोफिनेथ्लोनाइट्राइल। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है जिसको अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये चीप है और दूसरा तकरीबन ये 140 स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, यानी ये 140 किस्म के जो फंगस है इसके ऊपर ही एक्ट करता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये वाटर चेन के अंदर इजीली जो है वो इंक्लूड हो सकता है और जो पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर है इसको ये नुकसान कर सकता है। लेकिन आमतौर पर जनरल पब्लिक के अंदर जो ये मिलता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये नॉन टॉक्सिक होता है। फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हाईली टॉक्सिक गैसें होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है ग्रेन्स और जो सॉइल नेमाटोड्स होते हैं इनको किल करने के लिए। इसके अलावा जो स्टोरेज हाउसवेयर प्रोडक्ट्स होती हैं स्पेशली फोरिएट कार्स वगैरह और होस्ट इन्फेक्टेड विद इंसेक्ट्स उनको प्योरीफाई करने के लिए भी जो है वो इसको एज आ पाउडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हाउस के अंदर बीटल्स होती हैं इनको किल करने के लिए फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसकी डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होती है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो इस वजह से इसकी जो प्रैक्टिस है इसकी यूटिलाइजेशन और जो हैंडलिंग है वो बहुत केयरफुली जो है वो की जाती है। इसका एक मशहूर कंपाउंड है मिथाइल ब्रोमाइड जिसको एज आ स्टेरलाइज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और सॉइल को स्टेरलाइज करने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स और सॉइल जो नीमाटोड होते हैं इनको किल करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की वीड्स को और हाउसवेयर जो प्रोडक्ट्स हैं इनको प्योरीफाई करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ताहम अगर इसका ओवर एक्सपोजर हो जाए तो इससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, कार्डिक अरेस्ट हो सकता है और इवन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी ये इम्पेक्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट ये थी मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस हमारे पास एग्रीकल्चर और मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीकल्चर केमिकल्स की, एग्रीकल्चर मटीरियल की, जिनको बेसिकली हम पेस्टिसाइड्स भी कहते हैं। तो अब तक हमने 2 क्लासेस जो हैं वो डिस्कस की हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिकेंट हैं उनकी।
पहले लेक्चर में हमने बात की थी हैवी मेटल्स में, और आज हमने बात की है पेस्टिसाइड्स के ऊपर। सो नेक्स्ट हम इसको फिर लेकर चलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।